मेरे क्लास 11th आरंभ बैच के प्यारे 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 बच्चों, क्या हालचाल, कैसे चल रही है पढ़ाई वगैरह? सब बढ़िया, सब ठीक, सब कूल। चलिए सुपर। तो हम लोग हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं एंड जल्द ये चैप्टर को कंप्लीट करके हम लोग हमारे टर्म 1 के सिलेबस के हिसाब से केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बढ़ चलेंगे। एंड आज जो मैं आपके साथ में इस टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं वो है अगली प्रॉपर्टी, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों को स्पेसिफिकली अगर आप क्लास 8, 9 और 10 के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए गाइस, अनअकैडमी पर होने वाला है एक शानदार टेस्ट जिसका नाम है एमर्ज। ये इंडिया का एक अल्टीमेट मॉक टेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, फॉर क्लास 10th एंड फॉर क्लास 12th ऑल्सो। ये एक 90 मिनट्स का टेस्ट होने वाला है, पूरा एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा। इसके अंदर आपको फ्री मॉक टेस्ट हर वीक मिलेंगे। तो अभी आप लोगों को 18th एंड 19th सितंबर के लिए प्रिपेयर करना है। टाइम रहेगा शाम को 5 बजे से 6:30 बजे। इस टेस्ट को पूरी तरीके से अनअकैडमी ने डिजाइन किया है फॉर द सीबीएसई गाइडलाइंस। अगर आप इस टेस्ट को देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ऑल इंडिया लेवल पर कहाँ रैंक कर रहे हो। आपको पूरा परफॉर्मेंस शीट मिलेगा एंड इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर जिनमें से मैं भी शामिल हूं, इसके वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस देर किस बात की, इमर्ज के लिए अभी एनरोल कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनफैक्ट मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस चैप्टर में इन चीज़ों को इतना ज़्यादा डिटेल में और इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं कि इन फ्यूचर जब हम लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और हाइड्रोजन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको तकलीफ नहीं होगी, तब आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। चलिए अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है देखो। एक्चुअली सबसे पहली बात समझो, हमारे थर्मोडायनेमिक्स में एक चैप्टर आएगा, आपको ज़िंदगी बर्बाद करने, ज़िंदगी ना बर्बाद होगी दोबारा क्योंकि आप पढ़ लोगे थर्मोडायनेमिक्स, DYNA, थर्मोडायनेमिक्स, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? थर्मोडायनेमिक्स। ये बोलता है बी बनिया, क्या बोलता है? बी अ बनिया, एक बनिए की तरह काम करो, एक बनिए की तरह सोचो। बनिए की तरह कैसे सोचो? देखो, बनिया बोलता है कि मेरे पास में एक चिल्लर है, चिल्लर है 1 रुपए की। इस चिल्लर को मैंने गरीब में दान दे दिया, मेरे पास फालतू पड़ी थी, मैंने इसको दान दे दिया, दान दे दिया। तो बोलो ना बोलो क्या किया? अब ये चिल्लर इसके पास फालतू पड़ी हुई थी, इसके गले में, इसके ड्रॉर में बोझ थी, भारी थी। लेकिन बनिया बोलता है कि इस भारी चिल्लर को भले ही मैंने गरीब को दान दे दिया, वो इसे माइनस शो करेगा। वो अपने अकाउंट्स में क्या लिखेगा? 1 रुपया दिया। अपना टैक्स बचाने के लिए क्या बोलेगा? मैंने 1 रुपया दान दिया, गया माइनस। तो जब कभी भी ये 1 रुपए की चिल्लर किसी को दान देता है, यानी अपने गले में से रिलीज करता है, वो उसको माइनस से शो करता है। फिर वो दुकान के लिए सामान खरीदने गया, सामान आया 100 रुपए का। उसने बोला यार भैया यार मेरे पास में ना 1 रुपया का, मैं 99 रुपीज़ ले लो। बोलता ठीक है, 1 रुपया उसने बचा लिया। या इसने रास्ते चलते एक भिखारी को देखा और उसने बोला कि क्यों, तेरे को उस दिन मैंने पैसे दिए थे याद है? बोलेगा हाँ हाँ, चल लौटा। तो ये उससे 1 रुपया ले लेगा। तो जब ये किसी से पैसा लेगा, भले ही वो 1 रुपया हो जो इसके वापस से गले में जाके, ड्रॉर में जाके इसके लिए बोझा होगा, लेकिन ये उसको हमेशा पॉजिटिव बताएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स कहता है बिया बनिया, जो चीज़ तुम्हारे काम की नहीं है, अगर वो काम की ना होने के बावजूद तुम उसे रिलीज कर रहे हो तो तुम उसे नेगेटिव साइन से शो करोगे। और अगर वो चीज़ तुम्हारे काम की नहीं है लेकिन फिर भी अगर तुम उसे ले रहे हो, तुम उसे पॉजिटिव मानोगे, आया कुछ भी आया पर आया। तो ये चीज़ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, एनर्जी के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों ने वो एनर्जी जो अभी आप लोगों के किसी काम की नहीं है, देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना, केमिस्ट्री का एक रूल होता है,
दुनिया में कोई भी चीज़ अगर स्टेबल होना चाहती है तो उसे अपनी एनर्जी को कम करना होगा, यानी स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। मतलब अगर आपको स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो तुम्हें अपनी एनर्जी को घटाना पड़ेगा। तो इंसान अगर अपनी एनर्जी को कम कर रहा है, मतलब इंसान अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, या इंसान नहीं बे, एक एटम अगर अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो वो डेफिनेटली उसके बदले में स्टेबिलिटी पाएगा। लेकिन ऑन पेपर क्या शो करेगा? डेल्टा एच, मतलब एनर्जी का क्या हुआ? नुकसान हुआ, एनर्जी मेरी नेगेटिव हो गई। अगर उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है मतलब उसकी एनर्जी बढ़ रही है। अब इंसान जब स्टेबल ही नहीं है तो उसके दिमाग में कहाँ से शांति होगी? कहीं शांति नहीं हो सकती। तो भी अगर उसको एनर्जी मिल रही तो बोल रहा है एनर्जी आ तो रही है, गेन मतलब फायदा, भले ही इससे मैं पागल हो जाऊं लेकिन मुझे उसको अपने खातों में, अपने अकाउंट्स में पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। तो ये बात आप अभी पहले समझ लो। यानी जब कभी भी एक इंसान एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा, एक एटम एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा, वो हमेशा पॉजिटिव साइन शो करेगा, और अगर एनर्जी को लूज करेगा तो हमेशा नेगेटिव साइन शो करेगा। फिर भले ही उसकी स्टेबिलिटी एनर्जी एक्सेप्ट करने से, एनर्जी से बढ़ाने से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर कट? कोई परेशानी मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ों, मेरे दुर्योधनों, मेरे बकासुरों, मेरा ताड़कासुरों? चलिए ग्रेट। सो मैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की तरफ चलता हूं। नाउ गाइस, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, चलिए इसको नोट करेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। यूजुअली आप क्या वर्ड यूज करेंगे? रिलीज, यानी यूजुअली एनर्जी रिलीज ही करी जाती है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और absorbed when 1 mole of gaseous atom, when 1 mole of gaseous atom accepts an electron, यानी जब एक एटम, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक्स नाम का एटम है जो कि अभी अपने गैसियस फॉर्म में है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तब इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। एंड इस वक्त ये करने पर ये एनर्जी इसके द्वारा अगर रिलीज करी जाए या अब्जॉर्ब करी जाए, वो एनर्जी कहलाएगी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद एक एटम के द्वारा या तो एनर्जी छोड़ी जाए या तो एनर्जी अब्जॉर्ब करी जाए, दैट एनर्जी रिलीज्ड और दैट एनर्जी अब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इज दैट क्लियर टू यू प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत? पक्की बात, श्योर शॉट, 100% क्लियर? ग्रेट। नाउ एक स्टार बनाकर हम लोग पॉइंट लिखेंगे दैट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्या लिखेंगे हम लोग? इन मोस्ट ऑफ द केसेस। देखो ये बड़ा ही वेरिएबल पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पे कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, तो ध्यान से इसको देखना। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फर्स्ट मतलब पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर जो एनर्जी रिलीज और अब्जॉर्ब हो रही है उसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलेंगे। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी is negative. The first electron gain enthalpy is negative, but the second electron gain enthalpy becomes positive. लेकिन जो दूसरी वाली होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। इस पर मेजर सवाल आने के चांसेस बनते हैं मेरे हिसाब से। देखो समझना मेरी बात को, तुम्हारे पास में एक एक्स नाम का एटम है, ये एक्स नाम का एटम है, मान लो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका पहला शेल, ये इसका दूसरा शेल और ये इसका तीसरा शेल। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, आपको अंदर के शेल में तो डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इनर शेल में भी आपको कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे लाइकवाइज।
1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे। अब मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है फर्स्ट शेल में। आपने फर्स्ट शेल में ट्यों 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 ट्यों, मैं पूरा शेल्स कंप्लीट ही कर देता हूँ, चलो छोड़ो, इतना भी क्या नाटक करना, इतनी भी क्या आलसीपन है। चलिए, तो यहाँ के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सेकेंड शेल में 8 हो गए, और तीसरे शेल में आपके 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है। एंड दिस इज योर वैलेंस शेल, ये है तुम्हारा वैलेंस शेल। अब हमने क्या करा, ये मान लो ये एक एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, इसने एनर्जी रिलीज करी, इसने एनर्जी रिलीज करी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एवरी एटम wants to achieve, every atom wants to achieve the noble gas configuration. Every atoms wants to achieve the noble gas configuration. अच्छा, हर एटम नोबल गैस जैसा क्यों बनना चाहता है? बिकॉज ऑन गेटिंग या ऑन अचीविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, जब अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स जब अपने वैलेंस शेल्स में अचीव कर लेंगे, दे बिकम्स स्टेबल, ये क्या बन जाएंगे? स्टेबल। और स्टेबल होंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। चलिए, मैं आपको एक काम करता हूं, इसको ऑक्सीजन के एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास में ऑक्सीजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का मेरे पास में न्यूक्लियस हो गया, दिस इज द न्यूक्लियस, ये पहला शेल और ये दूसरा शेल। पहले शेल में मैंने रख दिया ट्याऊ और ट्याऊ, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड शेल में रख दिए 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स। कूल, कोई परेशानी ना। अब आप देखो, जब आप इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो, तो आपको इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड शेल में आप लोगों को 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। मात्र 2 इलेक्ट्रॉन्स ही कमी है, और नोबल गैस बनने के लिए इन्हें अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 अभी इनके पास में मौजूद है, 4 और 2 6 मौजूद है, बस 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। नाउ इमेजिन तुम लोग एक केमिस्ट्री का एग्जाम देने गए, और केमिस्ट्री के एग्जाम में पासिंग मार्क्स हैं 10, या चलो पासिंग मार्क्स हैं 8, तुम्हें 8 नंबर चाहिए पास होने के लिए। अब यहाँ पर एक बच्चे के 4 मार्क्स आए, एक बच्चे के 5 आए, एक बच्चे के 6 आए, एक बच्चे के 7 आए, एक बच्चे के 8 आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, जिसके 8 मार्क्स आ गए वो तो पास हो गया, वो तो एकदम कूल रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन ये 7 वाले पे और ये 6 वाले पर क्या बीत रही होगी? ये सिर्फ 1 मार्क्स से फेल हो गया, ये बेचारा 2 मार्क्स से फेल हो गया। तो ये दोनों टीचर के पास में रोते रोते जाएंगे, मैडम पास कर दो, 1 नंबर मैडम, 2 नंबर मैडम, 2 नंबर के लिए क्यों फेल कर दिया मैडम, क्रॉस चेक कर लो। सबसे ज़्यादा टेंशन इनके दिमाग में यही होगा कि 1 नंबर से फेल हो गए, घर पे कितने जूते पड़ेंगे। ये बोलेगा मैं 2 नंबर से फेल हो गया, मुझे कितने जूते पड़ेंगे। ये बोलेगा मैं तो पास हो गया, मेरे घर पे तो मिठाई बटेगी। ये क्या बोलेगा? ये भी सोचेगा यार मैं 3 नंबर से फेल हो गया है। लेकिन ये क्या बोलेगा? अबे आधे ही नंबर आए, पासिंग का भी आधा आया, क्या फ़र्क पड़ता है, भाड़ में जाए दुनियादारी। तू ले रही क्या मैडम, ये बचे हुए नंबर भी ले रही क्या, 0 कर दे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन ये बेचारे ये 3 जो 1 2 और 3 नंबर से रहेगा, इनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस इसके पास रहेगा, इसके पास सबसे कम और इसके पास मॉडरेट। टेंशन में ये 3 नंबर 1 2 3 पर रहेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, इतना टेंशन है, सोच रहे हैं क्या होगा क्या होगा, कैसे पास होंगे, क्या होगा क्या होगा। अचानक से ऑक्सीजन को पता चलता है कि मैडम ने 1 नंबर गलत जोड़ा। ओ मतलब 1 नंबर तो पक्का बढ़ेगा। ये तुरंत मैम के पास जाता, मैम आपने काउंटिंग एरर कराए, 1 नंबर और आएगा। मैडम ने बोला हाँ मेरी मिस्टेक, 1 इलेक्ट्रॉन 1 नंबर और ले ले। अब इसको पास होने के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसका टेंशन कितना कम हो जाएगा। चलो 1 नंबर तो बढ़ा, बस यही जो दिमाग से टेंशन निकला यही तो एनर्जी है, और मेरा स्ट्रेस कम हुआ यही तो स्टेबिलिटी है।
तो इसका मतलब जैसे ही ये ऑक्सीजन का एटम जिसके पास में अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा O-1 और ये इस वक्त जो एनर्जी रिलीज करेगा दैट विल बी -141 किलो जूल्स पर मोल। ये -141 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी रिलीज करेगा। देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हो गई। सर माइनस साइन क्यों आया? माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि इसने एनर्जी रिलीज करी। एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द एटम, एटम के द्वारा एनर्जी रिलीज करी गई। मतलब ऑक्सीजन ने जैसे इलेक्ट्रॉन रखा, ड्र ड्र बहुत सारा इसका स्ट्रेस एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो गया। कोई तकलीफ, कोई परेशानी, किसी के मन में कोई प्राकृतिक आपदा उत्पन्न हो रही है? नहीं, ठीक है। बट द सेकेंड आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम्स पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? अब समझना, अब ये सब बात तो ठीक हो गई। अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में मौजूद ये जो पहले के 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, मेरे को एक बात बताओ, अभी तुम लोगों के घर में अगर 6 मेंबर्स हैं, अगर अभी तुम लोगों के घर में 6 मेंबर्स हैं, तो तुम लोग घर 6 मेंबर के हिसाब से बनाओगे? यस और नो? हाँ। एक घर में एक मम्मी पापा हैं और एक भाई बहन है, मम्मी पापा भाई बहन, तो कितने कमरे बनाओगे घर में? 3। एक मम्मी पापा का, एक भाई का, एक बहन का, तो 3 बेडरूम बनेंगे। अगर एक घर में एक मम्मी पापा हैं और एक ही बेटा है तो 2 बेडरूम बनेंगे। भाई बेटे की शादी भी करेंगे तो बेडरूम में एडजस्ट हो जाएगी उसकी वाइफ। मतलब जितने लोग हैं उसके हिसाब से हम हमारा घर बनाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में पहले वैलेंस शेल में पहले मात्र 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ही मेंबर्स थे, इनका सेकेंड शेल का साइज, इनका जो सेकेंड शेल था या इनका जो वैलेंस शेल था उसका साइज छोटा था। अब ऑक्सीजन ने यह बात का ध्यान नहीं रखा और अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले आया खींच के। अब क्या हुआ? ऑन एक्सेप्टिंग द 1 इलेक्ट्रॉन, नाउ यू कैन सी कि सेकेंड शेल में कंजेशन बढ़ने लगा। सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो स्पेस होना थी वो अब कम पड़ने लगी। मतलब पहले अगर इमेजिन करो तुम्हारे घर में कजिन आके रहने लग जाए तो अब वो कहाँ सोएगा? तुम्हारे रूम में एडजस्ट करना पड़ेगा या मम्मी पापा के रूम में एडजस्ट करना पड़ेगा। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। तो अब वो कजिन के आ जाने से तुम्हें तुम्हारा रूम छोटा पड़ने लगा और तुम्हारा दिमाग खराब होने लगा। ठीक उसी प्रकार इस नए इलेक्ट्रॉन के आ जाने से ये बाकी के इलेक्ट्रॉन्स कंजस्टेड फील करेंगे और एक दूसरे पर क्या क्रिएट करने लगेंगे? रिपल्शन। अब एक दूसरे को ये क्या करने लग जाएंगे? रिपल्शन। तो यहां पर हम लिखेंगे दैट आफ्टर एक्सेप्टिंग द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, the valence shell electron feels congested and inter-electronic repulsion increases। लेकिन ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है भाई साहब, वो तो बोलेगा मेरे को तो ऑक्टेट पूरा करना है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हमको तो ऑक्टेट पूरा करना है, तुमको क्या करना है तुम देख लो। तो अब क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब हमें इस ऑक्सीजन को बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अब हमें इस एटम को बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सर ये एनर्जी क्या काम आएगी? ये एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन हो रहा है उसको ओवरकम करने का काम करेगी। बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देनी पड़ेगी, एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी, इनफैक्ट इस आयन को अब एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स में जो रिपल्शन हो रहा है उसको ओवरकम किया जा सके। यानी उनके रिपल्शंस को दबा के, उन्हें डरा के एक इलेक्ट्रॉन और घुसेड़ दिया। जैसे आप लोग स्कूल में बैठे हैं, एक बेंच पर आप और आपका बेस्ट फ्रेंड बैठे हो, आपका प्रिंसिपल आकर एक और बच्चे को, नए बच्चे को तुम्हारे पास बैठा देता। अब तुम एक बेंच पर 3 हो गए हो, लेकिन अब तुम्हारा स्कूल का मालिक आ जाता है, ये अपुन के दोस्त का बेटा है, ये भी फर्स्ट बेंच पे ही बैठेगा, चल खसक
खसक, तू बैठ बेटा इधर। तो जो चौथा बच्चा है उसको तुम्हें चमका के, तुम्हें डरा के, तुम्हें दबा के बिठाया गया। तो पहले तुम दो आराम से बैठे थे मस्त रापचिक होके, फिर एक प्रिंसिपल ने आके बैठा दिया, तुमने कहा चलो ठीक है यार ये भी अपना दोस्त है, अपन तीन बैठ गए, बेंच भर गई। लेकिन अब चौथे बच्चे को बैठाने के लिए स्कूल के मालिक को आना पड़ा। मालिक के सामने तुम लोग हाँ माई बाप करके थे चिपक के दब के बैठ जाओगे। वही चीज यहां पर हो रही कि एक और इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और लाना पड़ेगा, तब जाके इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। तो इस नए इलेक्ट्रॉन को, इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए आपको इस एटम को और एनर्जी देनी पड़ेगी। जब एनर्जी देते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे सो इन ऑर्डर टू ऐड one more electron, so in order to add one more electron, the energy should be supplied to the ion। अब यहां पर मैं आयन वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा, क्योंकि अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर अब ये एटम नहीं रहा, अब ये आयन हो गया। शुड बी सप्लाइड टू आयन, in order to add one more electron the energy should be supplied to the ion so that the repulsion force can be overcome। इसको ओवरकम करने के लिए हमें अब इसे बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब जब आप लोग इस O नेगेटिव को एक इलेक्ट्रॉन और दोगे ताकि ये O के ऊपर -2 चार्ज आ जाए, तो यहां पर आपके डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, कुछ पॉजिटिव 20 के आसपास आती है। दैट वी डोंट हैव टू मग अप, लेकिन हमें इस बात का खासा ख्याल रखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। यूजुअली, अच्छा ये बात पत्थर की लकीर नहीं है। देखो प्रॉब्लम यही है इसके अंदर कि ये चीज पत्थर की लकीर नहीं है कि पहली एनर्जी हमेशा नेगेटिव हो और दूसरी हमेशा पॉजिटिव हो। ये मैंने यहां पर क्लियरली लिखा हुआ इन मोस्ट ऑफ द केसेस, हर केस में नहीं होता, इन मोस्ट ऑफ द केसेस होता है। अभी मैं आपको यहां पर फैक्टर्स बताऊंगा कि ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी ये चीज, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इस चीज को, वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। बट पहले इतना लिख लो। क्या ये लिख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़े। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबको क्लियर हो गई। एक एटम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर वो कितनी एनर्जी एक्सेप्ट करता है या रिलीज करता है, दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब आप एक एटम को पहला इलेक्ट्रॉन देते हो तो वो अधिकतर, अमूमन, मैक्सिमम टाइम एनर्जी छोड़ता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ एक पहला कदम बढ़ा देता है। तो खुशी के मारे स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनर्जी छोड़ देता है। लेकिन सेकेंड एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। क्यों होती है पॉजिटिव? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद वैलेंस शेल कंजेस्टेड हो जाता है और रिपल्शन बढ़ जाता है। ना यहां पर हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला तो तुम्हारा एटॉमिक रेडियस। भाई जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा, मुझे एक बात बताओ, आज मैं एक गरीब आदमी हूं, अगर मैं एक छोटा सा घर बनाऊंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि मैंने मेहनत करके बनाया। लेकिन अगर एक इंसान जो ऑलरेडी बहुत अमीर है, पीढ़ियों से अमीर है, जनरेशन टू जनरेशन अमीर है, अगर वो एक छोटा सा घर बनाएगा तो क्या उससे ज़्यादा खुशी होगी? नहीं। ठीक उसी तरह हमारे एटम्स में भी ये होता है। एक एटम जिसका साइज छोटा है, उसका मतलब कि उसका न्यूक्लियस एक्सपोज्ड है। भाई ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस शेल कौन सा शेल? दूसरे नंबर वाला। मतलब ऑक्सीजन के पास में 2 शेल है, पहला और दूसरा।
अब दो शेल मिलकर भी न्यूक्लियस को इतना दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन भरे हुए हैं। तो ऐसे केसेस में छोटे एटम्स में न्यूक्लियस पावरफुल माना जाता है। लेकिन जैसे 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 तुम ऑक्सीजन से सल्फर पर आ गए, तो सल्फर में 3 शेल हो गए, अब थोड़ा न्यूक्लियस दब गया। फिर सल्फर से सेलेनियम पर आ गए, 4 शेल हो गए, न्यूक्लियस थोड़ा और दब गया। सेलेनियम से टेलुरियम पर आ गए, 5 शेल हो गए, न्यूक्लियस थोड़ा और दब गया। पोलोनियम पर चले गए, 6 शेल हो गए, न्यूक्लियस पूरा दब गया। अब न्यूक्लियस में भले ही कितने ही प्रोटॉन्स आ जाएं, नंबर ऑफ शेल के बढ़ जाने से, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ जाने से वो एटम के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरीके से दब गया। अब वो न्यूक्लियस अपने खुद के वैलेंस शेल को होल्ड नहीं करता। आप जानते हैं जब आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो एलिमेंट मेटल का रूप ले लेता है, क्योंकि उस न्यूक्लियस को इतना अंदर दब जाता है कि वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं पाता। अब वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं पाएगा तो वो उसको छोड़ के चले जाएगा, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, एक ऐसा एलिमेंट जिससे अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स नहीं संभल रहे हैं, उसको तुम बोलो कि तू एक इलेक्ट्रॉन और ले ले, वो बोलेगा ओ भैया मेरे से मेरा तो संभल नहीं रहा, तू एक और देगा तो मैं क्या करूंगा। आप बोलोगे अरे तू नोबल गैस जैसा बन जाएगा, तू स्टेबल हो जाएगा। बोलेगा भाई साहब यहाँ इतनी झिकझिक वाड़ा है, मैं क्या करूंगा। चल अब तू बोलता है तो दे दे, दे रख जा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो उतना ज़्यादा रिलैक्स्ड फील नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रिपल्शन वगैरह कर रहे हैं। तो जितना बड़ा एटम होगा उसके इनर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका न्यूक्लियस उतना अंदर दब जाएगा। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर दोगे तो उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स अगर एटॉमिक रेडियस की बात करी जाए तो आप लिखेंगे दैट एस एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीजेस। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, सर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज मतलब मैं क्या समझूं। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखेंगे, मतलब इट्स वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है इट बिकम्स लेस नेगेटिव। यानी कि जैसे मैंने अभी ऑक्सीजन की -141 लिखी थी, तो जो इस ऑक्सीजन फैमिली के जो आखिरी के 2 मेंबर हैं उनकी -42 -43 बस इतनी दिखाई देती है, बहुत कम हो जाती है। ऑक्सीजन के मुकाबले नीचे के ग्रुप मेंबर की वैल्यूज कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा सेकेंड फैक्टर क्या होगा सर। सेकेंड फैक्टर इज जेड इफेक्टिव, यानी कि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब समझे, न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच के होल्ड करके रखने की ताकत। अब आप लोग सभी जानते हो कि न्यूक्लियस जितना ज़्यादा पावरफुल होगा वो उतनी ज़्यादा ताकत से अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा। अब जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा तो अब उसका नज़र किस पर होगी, ऑक्टेट पूरा कंप्लीट करने में। बोलेगा ले आओ एक इलेक्ट्रॉन, पकड़ लाओ, साले को होल्ड करके रखेंगे। तो फिर ऐसे केसेस में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बढ़ जाती है, मतलब इट बिकम्स मोर नेगेटिव, इट बिकम्स मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर नेगेटिव। कोई दिक्कत मेरे लाडलो, कोई दिक्कत मेरे प्राणियों, मेरा बकासुरो। तीसरा फैक्टर जो हमें स्टडी करना है इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने किसी फैक्टर को, किसी प्रॉपर्टी को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ किया है। अब यहीं पर मैं आपको वो पॉइंट समझाऊंगा कि कब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फर्स्ट वाली पॉजिटिव हो जाती है। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो फर्स्ट वाली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो यूजुअली नेगेटिव रहती है, और सेकेंड वाली पॉजिटिव होती है। लेकिन यहां पर तो पहली वाली पॉजिटिव हो जाएगी। वो कब हो जाएगी वो मैं आपको बताता हूं। देखो, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 प्रकार का होता है। पहला कॉन्फ़िगरेशन एक अनस्टेबल टाइप का होता है और दूसरा स्टेबल टाइप का होता है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल और अनस्टेबल होता है। स्टेबल कब होता है भाई, सीधी सी बात है, जब उसके वैलेंस शेल के
ऑर्बिटल्स या तो हाफ फिल्ड हो या तो वो फुल्ली फिल्ड हो। ये बात आप सब लोग जानते हो कि या तो उसके वैलेंस शेल के ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो। ओ मैंने उल्टा लिख दिया, आर व्हेन द वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स आर नॉट हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड। जैसे कि आप यहां पर देखते हो बुर्रम बुर्रम लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इसका 1s तो पूरा भरा हुआ होता है लेकिन इसका 2s हाफ फिल्ड होता है। इसका 2s हाफ फिल्ड होता है और ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। अपन लिथियम को छोड़ते हैं, अपन मेटल को छोड़ते हैं क्योंकि मेटल तो यूजुअली लिथियम वगैरह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और डोनेट कर देना इज नॉट गेन, तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। मैं शुरू करता हूँ बोरॉन से या बेरिलियम से शुरू करता हूँ। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2 फुल्ली फिल्ड। फिर बोरॉन आ जाता है 1s2 2s2 लेकिन इसका 2p1 हो जाता है, नॉट फुल्ली फिल्ड नॉट हाफ फिल्ड, तो ये एक अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। फिर कार्बन 1s2 2s2 2p2, ये भी एक अनस्टेबल वाले में आ गया। देखो p ऑर्बिटल इज नॉट फुल्ली फिल्ड। लेकिन जब मैं नाइट्रोजन पर आता हूं तो आप देखो 1s2 2s2 2p3। नाउ यहां देखो ये p ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड एंड s ऑर्बिटल इज फुल्ली फिल्ड, तो दिस इज वेरी स्टेबल। नाउ अगर मैं ऑक्सीजन पर आ जाऊं, ऑक्सीजन इज 1s2 2s2 2p4। नाउ इट अगेन बिकम अनस्टेबल, या तो हाफ फिल्ड होना चाहिए या तो फुल्ली फिल्ड होना चाहिए। फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 वेरी अनस्टेबल, ये एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहेगा। एंड नियॉन 1s2 2s2 2p6 वेरी स्टेबल। तब आप देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया कि स्टेबल और अनस्टेबल कौन सा होता है। जब इनके वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स आर ईदर हाफ और फुल्ली फिल्ड, तो जब ये हाफ या फुल्ली फिल्ड होंगे तो ये स्टेबल होंगे। जैसे हमारी कैटेगरी में एक तो बेरिलियम दिखता है, एक नाइट्रोजन दिखता है और तुम्हारे नोबल गैसेस दिखते हैं। समझ गए बात को? अब इधर एक केस समझना, मेरी बात सुनना। जैसे मान लो तुम्हारे पास में एक बिल्डिंग है, मान लो तुम्हारे पास में एक बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर, ठीक है प्यारो, ये तुम्हारी एक बिल्डिंग है। फर्स्ट फ्लोर पे अंकल आंटी रहते हैं और सेकेंड फ्लोर पर इन्होंने कुछ कमरे बना रखे हैं। एक कमरा कपल ने ले रखा है और 3 कमरे एक एक लड़कों ने ले रखे हैं, या चलो सेकेंड फ्लोर पर भी कुछ लोग ही रहते हैं। अब इसकी बिल्डिंग पूरी तरीके से पैक्ड है। ये अंकल मस्त बेकी 1 2 3 4 कमरों का रेंट ले रहे हैं, वेरी स्टेबल। अब इन्हें कोई बोले कि अंकल हमें रूम किराए से चाहिए, तो अंकल बोलेंगे यार बेटा बिल्डिंग भरी हुई है। तो अब अंकल स्टेबल है, लेकिन अब आप लोगों को अगर इस अंकल के साथ में इसी की बिल्डिंग में रहना है तो आपको इन्हें कुछ लालच देना पड़ेगा। आप बोलोगे अंकल ये लोग आपको महीने का जितना रेंट देते हो उतना मैं अकेला दूंगा, लालच। अंकल बोलेगा वाह यार इतना रेंट मिलेगा यार, मेरे को तो मज़ा आ जाएगा। फिर आप बोलोगे अरे अंकल मैं हर दिवाली पे मेरे लैंडलॉर्ड को गोल्ड के गहने गिफ्ट करता हूँ, लालच। अंकल जब मैं 2 साल यहाँ से पढ़ के IIT क्लियर कर लूँगा तो आपको जाने के पहले होंडा सिटी कार गिफ्ट करूँगा, लालच। इतना लालच दोगे तब जाकर ये अंकल क्या करेगा, एक नया कमरा ऊपर बनाएगा जिसमें एक नए इलेक्ट्रॉन को रखेगा, और ये करने में अंकल को लगेगा पैसा। तो ये पैसा लेगा, बोलेगा ला पैसा दे, पहले पैसा, मैं लालची आदमी, पहले पैसा दे। तो पहले पैसा लेगा और एक नया कमरा बनाएगा और फिर तुमको रखेगा। तो अगर मैं इस नोबल गैस की बात करूं तो क्योंकि अभी नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरीके से भरा हुआ है, अगर आप बोलो इसे कि भाई साहब तू एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, तो बोलेगा ना रखूंगा क्या, अबे रखूंगा क्या। तो आप बोलोगे एक नया ऑर्बिटल बना। तो नया ऑर्बिटल बनाने के लिए इसको फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर और अब थर्ड फ्लोर पर
एक नए कमरे का निर्माण करना पड़ेगा और उसमें इसे रखना पड़ेगा। एंड फॉर दैट ये एनर्जी छोड़ेगा नहीं, इसको एनर्जी लगेगी, ये पहले एनर्जी लेगा, बोलेगा एनर्जी दे एनर्जी दे एनर्जी दे, तब जाके नया ऑर्बिटल बनाऊंगा। इसीलिए वो सारे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, दे हैव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज पॉजिटिव, देयर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। इनकी पॉजिटिव हो जाती है, बाकी सबकी नेगेटिव रहती है। जैसे आप बोरॉन की देखोगे, कार्बन की देखोगे, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब की नेगेटिव रहेगी। अच्छा सर नाइट्रोजन की और बेरिलियम की, इनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि मेरे बच्चा लोग एक बात समझो, अब बेरिलियम और नाइट्रोजन मेरी तरह है। लेट्स से मेरे घर पे सिर्फ अर्न करने वाला मैं हूं, इमेजिन करो, वैसे तो हैं सब, लेकिन मेरे घर पे लेट्स से मैं अर्न करने वाला हूं। अभी मेरे को अनअकैडमी ने अपने IIT JEE नीट फाउंडेशन कैटेगरी पे मैं उनके हूँ और करंटली नंबर 1 एजुकेटर हूँ। बढ़िया, वहाँ पर स्टेबल हूँ, सैलरी मिल रही है जिससे मैं घर को सपोर्ट कर पा रहा हूँ, यूट्यूब पर फ्री में इतना सब कुछ दे पा रहा हूँ और यूट्यूब से चिल्लर की मात्रा में अर्निंग हो जाती है, जिससे मैं यूट्यूब के लिए सामान खरीद लेता हूँ। उसके बाद फिर मेरे पास साल भर कुछ नहीं बचता। तो अनअकैडमी के सैलरी से घर चल रहा है, बढ़िया स्टेबल हूँ। अब इतने में मेरे पास में एक नया इंस्टीट्यूट जो अभी पिछले साल ही बना था, वो आके बोलता है कि अनअकैडमी छोड़ दो और अपना यूट्यूब चैनल मुझे दे दो और हम उसका नाम चेंज कर देंगे और आपको उस चैनल पर पढ़ाना है और हम आप लोगों को इतना पैसा देंगे। अब मैं सोचूंगा यार, एक तो अनअकैडमी छोड़ूंगा तो मेरे रिलेशन बिगड़ेंगे और ये नया प्लेटफॉर्म है, आज है कल नहीं है पता नहीं, और मेरा चैनल भी ले लेगा तो मेरे पास तो क्या बचेगा, तंबूरा, बेल आइकॉन। तो अब ये रिस्क है। तो अब मैं अभी स्टेबल हूं और मुझे एक ऐसा ऑफर मिले जिसमें मुझे अनस्टेबल होना पड़े, कुछ साल मुझे रिस्क लेनी पड़े, तो क्या मैं लूंगा? नहीं। तो फिर मैं क्या बोलूंगा, बॉन्ड दो, कॉन्ट्रैक्ट दो और मुझे लिखित में दो कि जीवन भर जब तक मेरा चैनल रहेगा इसकी इनकम का 50% मुझे मिलेगा। तुम लोग मुझे अगले 5 साल अपने प्लेटफॉर्म से नहीं निकाल सकते, अगर निकालोगे तो मुझे 1 करोड़ रुपए तुम्हें देना पड़ेगा। भाई जब तक तुम मुझे स्टेबिलिटी का भरोसा नहीं दिलाओगे मैं कैसे रिस्क लूंगा? ठीक वही चीज यहां पर हो रही कि बेरिलियम और नाइट्रोजन आर ऑलरेडी स्टेबल्ड, ये ऑलरेडी बहुत स्टेबल हैं। अब अगर तुम्हें इन्हें एक इलेक्ट्रॉन देना पड़े, अगर तुम इस नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दो, इस बेरिलियम को एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो बेटा अब ये जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ऑक्सीजन जैसे, तो ये ऑक्सीजन की तरह अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब तुम इसे स्टेबल से अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, तुम इसे भी स्टेबल से अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसे आप स्टेबल से अनस्टेबल करोगे तो ये पागल है क्या, जो स्टेबल से अनस्टेबल फ्री में हो जाएगा और जो बचा कुचा इसके पास वो भी दे देगा, जैसे मेरा चैनल में उसको दे दूं, वैसे ये क्या अपना एनर्जी भी छोड़ देगा क्या, जो बची कुची एनर्जी है? पागल है क्या? बोलेगा दे, मैं बोलूँगा क्या रोकड़ा दे, 1 करोड़ रुपए दे, जीवन भर मेरे चैनल से इतनी भी इनकम होगी उसका 50% दे, भले ही तेरे साथ रहूँ नहीं रहूँ, तब जाकर मैं रिस्क लूंगा। वैसे ही नाइट्रोजन भी बोलेगा भैया पैसा दे, मतलब एनर्जी दे, तब एक नया इलेक्ट्रॉन लूंगा, नहीं तो चलता बंद। तो जब कभी भी ध्यान रखना, यही 2 रीजंस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाने के। तो अब आप लोगों को ये चीज़ बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी। अब आप लोगों को इसके अंदर कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी कि कब किसकी पॉजिटिव और कब किसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लेनी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके ट्रेंड्स पढ़ लेते हैं और ट्रेंड्स के बाद मैं आपको एक छोटा सा टेबल भी बताऊंगा और उस टेबल के अंदर मैं आपसे खुद ही डिस्कस करूंगा ये वाली बात, तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आ जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा कि हाँ यार मृत्युंजय सर सही बोल रहे थे, बढ़िया बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे, सर की बात गलत नहीं थी, सर की बात बिल्कुल सही थी, बोले तो एकदम रफीक टेरेफिक। चलिए तो ट्रेंड्स की बात करते हैं लाड लो। ट्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट ट्रेंड्स। पहला ट्रेंड, ongoing top to bottom, ongoing top to bottom। जब आप top से bottom की ओर जाओगे, top to bottom,
लाइट चली गई तो मैंने कैमरे में देखा एक बार जाके कि विजिबिलिटी में कुछ असर आया, शायद मुझे थोड़ा डर लग रहा है, बट ठीक है, काम चल जाएगा। तो लेट्स नॉट स्टॉप द लेक्चर, लेट्स कंटिन्यू। तो भाई जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो, आप लोग सब जानते हो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव घट जाता है। सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी becomes less negative or it decreases। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्की बात, ग्रेट। सेकेंड पॉइंट, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या होता है, ऑब्वियसली जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो एटॉमिक रेडियस घटता जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। सो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विल बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव। हाउएवर एक बात ध्यान रखना, बोथ ऑफ दीज ट्रेंड्स आर नॉट, क्या बोलना चाहिए इसको, आर नॉट स्मूथ। क्या बोलना चाहिए कि देयर आर सम एक्सेप्शंस, है ना। बोथ ट्रेंड्स आर नॉट स्मूथ, दे हैव सम एक्सेप्शंस, अब एक्सेप्शंस क्या होंगे, चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहला एक्सेप्शन में डिस्कस करता हूं टॉप टू बॉटम वाला। सबसे पहला मैं एक्सेप्शन आपके साथ डिस्कस करता हूं टॉप टू बॉटम वाला। ये आपको दो जगह पर देखने को मिलता है। पहला, जब आप फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ जाते हो, और दूसरा जब आप ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ जाते हो। अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, जब आप ऊपर से नीचे जाओगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लेस नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन जब मैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लिखूं तो इट इज 141 -141 किलो जूल्स पर मोल, लेकिन जब मैं सल्फर की देखता हूं तो ये -200 किलो जूल्स पर मोल हो जाता है। मतलब कम नेगेटिव होने की जगह, लेस नेगेटिव होने की जगह इट बिकम्स मोर नेगेटिव। मैं जब फ्लोरीन की लिखूं तो -328 किलो जूल्स पर मोल होती है, लेकिन क्लोरीन की -349 किलो जूल्स पर मोल हो जाती है। तो भैया रूल और ट्रेंड तो यही कहता है कि जब आप ऊपर से नीचे आओ तो इट शुड बी लेस नेगेटिव, जब आप ऊपर से नीचे आओ तो इट शुड बी लेस नेगेटिव, बट इट इज गेटिंग मोर नेगेटिव। तो इसका क्या रीजन होगा मेरे प्यारे बच्चे? चलो मैं समझाता हूं, बट पहले ट्रेंड नोट कर लो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राइट डाउन द ट्रेंड, ताकि मैं इसे रब कर सकूं और आप लोगों को बता सकूं इसका लॉजिक अल्ट्रामैक्स प्रो। चलो अब इसका ट्रेंड क्या है देखिए, ऊपर से नीचे जाने पर इट बिकम्स लेस नेगेटिव, लेकिन इट बिकम्स मोर नेगेटिव इन दिस टू केसेस। तो ये एक्सेप्शन हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ समझो, मैं किसी एक का एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं। मैं ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं। देखो, ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, ये ऑक्सीजन का फर्स्ट शेल और ये ऑक्सीजन का सेकेंड शेल। ये तुम्हारे पास में सल्फर का न्यूक्लियस है, ये सल्फर का फर्स्ट शेल, ये सल्फर का सेकेंड शेल और ये सल्फर का थर्ड शेल। अब आप सब खुद एक बात जानते हो कि ऑक्सीजन के फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन सेकेंड में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ सल्फर के फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब देखो, जब ऑक्सीजन को यहां पर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करोगे, तब यहां पर ऑक्सीजन को जब आप पहला इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करोगे वैलेंस शेल में, तब इस केस में इसके द्वारा जो एनर्जी छोड़ी जाएगी वो -141 किलो जूल्स पर मोल की दिख रही है। और जब आप सल्फर को पहला इलेक्ट्रॉन दोगे वैलेंस शेल में, तो जब इसके द्वारा एनर्जी छोड़ी जा रही है वो -200 किलो जूल्स पर मोल की दिख रही है।
अब इसकी ज़्यादा नेगेटिव क्यों दिख रही है? क्योंकि समझो यहाँ पर ऑक्सीजन का सेकेंड शेल इज द वैलेंस शेल, इसका जो सेकेंड शेल है वही इसका वैलेंस शेल है, एंड वैलेंस शेल का जो साइज है वो स्मॉल है, सेकेंड शेल का साइज छोटा है, और वो 6 इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो जब आप एक नया इलेक्ट्रॉन दोगे तो इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन बट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तब एक बात बताओ, एक एटम जिसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन चल रहा है, क्या वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑक्यूपाई करेगा? क्या वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑक्यूपाई कर सकता है? नहीं। वो स्टेबल तो होगा, वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, लेकिन उतना स्टेबल नहीं हो पाएगा जितना कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ हायर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। लेकिन जब मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर का वैलेंस शेल थर्ड शेल है, एक इलेक्ट्रॉन के आ जाने से भी इसका जो साइज है वो कंपैरेटिवली बड़ा है, साइज इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, क्योंकि ये थर्ड शेल है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का जो अमाउंट रहेगा वो बहुत बहुत कम रहेगा। इस वजह से इसके पास में स्टेबिलिटी मैक्सिमम लेवल की अचीव होगी, जितनी ऑक्सीजन नहीं कर पा रहा था। इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबिलिटी अचीव करने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी छोड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शुरू हो जाने की वजह से इसके पास में इट डू नॉट ऑक्यूपाइज द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है, और इस वजह से क्या हो रहा है, ये ज़्यादा एनर्जी भी नहीं छोड़ पा रहा है। तो ये ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन में देखने को मिलता है, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। बाकी नाइट्रोजन, कार्बन, अब इनके पास क्या, इनके वैलेंस शेल में कम इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। भाई कार्बन के इस वैलेंस शेल में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एक शेल जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर तुम 5वां भी बिठा दोगे तो इतनी कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई इतनी तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन इन दोनों में लफड़ा है, क्योंकि इस केस में 6 होगा, इस केस में 7 हो गए, इस केस में 6 हो गए, इस केस में 7 हो गए। तो एक इलेक्ट्रॉन नया डालने पे इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है। तो ये वाला ट्रेंड अगर आप लोगों को क्लियर हो गया हो, तब हम लोग अगले ट्रेंड की तरफ चलते हैं, लेफ्ट टू राइट वाला। अब देखो लेफ्ट टू राइट में भी कई जगह पर प्रॉब्लम है। मैं आपको एक वैल्यू लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए बेरिलियम की तो वैसे अप्रॉक्सीमेटली 0 लिख रखी है क्योंकि वो स्टेबल होता है। मैं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर चलता हूँ। कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन की -122 किलो जूल्स पर मोल, तो इसकी मोर नेगेटिव होनी चाहिए थी, जैसे इसकी -141 किलो जूल्स पर मोल है। तो यहाँ से यहाँ बढ़ी तो यहाँ से इसकी भी मोर नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन इसकी +20 हो जाती है। तो अब ऐसा क्या हो गया, टेक्निकली तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड कार्बन से ज़्यादा नेगेटिव ऑक्सीजन की होनी चाहिए, सॉरी नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन से ज़्यादा नेगेटिव ऑक्सीजन की होनी चाहिए। इन दोनों की तो नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव क्यों हो गई, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन के केस में मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, नाइट्रोजन का केस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड। अच्छा, इसके बाद देखो ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन की कितनी हो जाएगी, -328, फ्लोरीन की -328 हो जाएगी। और फ्लोरीन के बाद जब आप जैसे ही नियॉन पर आओगे, इसकी +122 हो जाएगी। अब नियॉन की वापस प्लस क्यों हो गई, कायदे से तो नेगेटिव थी, लेकिन ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कैसा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो चलेगा। इस विद दिस इलेक्ट्रोनेगेट गेन इंथैल्पी वाला पार्ट खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में जल्दी से मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, फिर कुछ केमिकल ट्रेंड्स की तरफ चलेंगे एंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर ये खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे लाडले बच्चों।